हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हम पर्सनैलिटी चैप्टर शुरू कर रखा है हमने, और आज हम पर्सनैलिटी में बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो चलिए आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम व्यक्तित्व को मापते कैसे हैं। ठीक है, हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़े, उसका वर्गीकरण पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक है कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व को मापन के लिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए हमें 3 विधियां बताई गई हैं। आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ, एक है वस्तुनिष्ठ, विधि या तकनीक, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। थर्ड है प्रक्षेपी विधियां। विधि, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो हमें इन 3 विधियों के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इनकी, और हम टू द पॉइंट यहाँ पर करने वाले हैं, जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं थ्योरी नहीं करवाऊंगी आपको भर भर के, क्योंकि थ्योरी आपके बुक्स में है। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे। ठीक है, तो हमें 3 तरह की विधियाँ बताई हैं पर्सनैलिटी को मापने के लिए: आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधियाँ। तो आत्मनिष्ठ विधि ऐसी विधियाँ होती हैं जहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति का मापन करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझिए कि आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर हम एक ही व्यक्ति का मापन कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी का मूल्यांकन कर सकते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर हम 3 से 4 या उससे ज़्यादा लोगों के व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रक्षेपी विधियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहले इन विधियों में समझिए कि हम क्या करने वाले हैं। आत्मनिष्ठ विधि में हम एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन। ठीक है, समझ गए। वस्तुनिष्ठ के अंदर हम 4 से 7 या अधिक, ठीक है, अधिक व्यक्तियों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ठीक है, और प्रक्षेपी विधि के अंदर हम अचेतन मन की स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि 1/10 भाग ही हमारे मस्तिष्क का जो है वो चेतन होता है, बाकी 9/10 भाग हमारे अचेतन मन का माना गया है, यानी कि 90% हमारा अचेतन मन है। इसलिए प्रक्षेपी विधियों में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, अचेतन मन का अध्ययन। ठीक है, ये तो हो गई इन विधियों की बात कि इनमें व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कितने व्यक्तियों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेथड कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधियों की। तो फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि अवलोकन या फिर आप बोल सकते हो निरीक्षण विधि। सेकंड है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, थर्ड है जीवन इतिहास विधि, इतिहास विधि, या फिर आप जीवन गाथा विधि भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, फोर्थ है अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, एक एक लाइन से समझिए, इन पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, और मैंने बोला कि आत्मनिष्ठ में हम किसी एक ही व्यक्ति का
मूल्यांकन करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है आत्मनिष्ठ विधियों में, इसके अंदर हम किसी भी पर्सनैलिटी जिसका भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका जो मूल्यांकन है उसकी इंद्रियों के आधार पे करते हैं, मतलब 5 सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना जब हम टेस्ट करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? जीभ का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हमारी ये 5 सेंस का यूज़ होता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। इनसे मेरा क्या मतलब है कि क्रियाओं के आधार पर जो मूल्यांकन हो रहा है, इन चीज़ों के बेस पे जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, इंटरनली बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वो अवलोकन विधि कहलाती है, और ये सिर्फ एक ही बच्चे पर की जाती है, ठीक है। सेकंड है साक्षात्कार। साक्षात्कार आप सभी को पता है, इंटरव्यू, ठीक है, आमने सामने बैठ के लिया जाता है एक ही व्यक्ति का। और मौखिक, इसको आप मौखिक विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। जीवन इतिहास विधि या जीवन गाथा विधि, सबसे पहले तो ये लिखिए कि ये किसने दी थी? टाइडमैन ने, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। किसने दी थी? टाइडमैन ने। जीवन गाथा विधि ऐसे अपराधी बच्चों के लिए या अपराधी व्यक्ति के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि कई बार या फिर अचानक से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी मान लीजिए चेंज हो जाती है, पहले बड़ा हंसमुख था फिर चुप चुप रहना स्टार्ट कर देता है, या कुछ और ऐसी बातें जिससे आपको उसके बिहेवियर के अंदर चेंज दिखता है। तो टाइडमैन कहते हैं कि हमें उसके इतिहास पे जाना पड़ेगा, यानी उसके पिछले जीवन में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या घटित हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है जीवन इतिहास विधि। अपराधियों के लिए या मानसिक रोगियों के लिए ये विधि बहुत कारगर होती है, मतलब इस विधि का यूज़ किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि ऐसी क्या सिचुएशन थी, या फिर ये कह लीजिए कि स्पेशल चाइल्ड, जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो IQ लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, जीवन इतिहास विधि को देखते हैं कि उसके अंदर ये गुण कहाँ से आए, उसकी फैमिली में ऐसा क्या था, उसके दादा परदादा इतने मतलब इतना ज़्यादा IQ लेवल था उनका कि जिससे बच्चे का भी इतना ज़्यादा IQ लेवल बन गया। तो मतलब टाइडमैन ने कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके अंदर चेंज कैसे आया, वो अपराधी कैसे बना, वो मानसिक रोग से ग्रस्त कैसे हुआ, तो आप जीवन इतिहास विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक थे विलियम वुंट, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि क्या कहती है कि अपने आप के अंदर झांक के देखना, ठीक है। अब अगर हमसे या किसी और का एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप व्यक्ति से पूछते हैं कि तूने ये अपराध किया, तो क्या वो हमें सच बताएगा? तो अंतर्दर्शन विधि कहीं ना कहीं मतलब पूर्ण रूप से वैध मानी जाती है, अवैज्ञानिक मानी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अवैज्ञानिक विधि कौन सी है? अवैज्ञानिक विधि, ठीक है। अवैज्ञानिक विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। तो आत्मनिष्ठ विधियों में इतना ही पढ़ना है हमें, और कोई याद करने वाली बात नहीं है। अगर नाम भी आ जाता है तो एक बार आपने सुन लिया ना, तब भी आप इसको टिक कर दोगे कि क्या आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की। इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि व्यक्ति इतिहास विधि किसने दी है? टाइडमैन ने। और अंतर्दर्शन विधि किसने दी है? विलियम वुंट ने। अगर आपसे पूछता है कि अवैज्ञानिक विधि किसे कहा जाता है, तो वो भी क्या आएगा? अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की। वस्तुनिष्ठ विधियों में सबसे पहले बात होती है प्रश्नावली विधि की। प्रश्नावली विधि, उसके बाद आप कह सकते हो क्रम निर्धारण मापनी, कुछ भी कोई भी पहले लिखिए, इसमें कुछ नहीं है। निर्धारण मापनी, फिर आ जाती है समाजमिति, और नेक्स्ट है हमारी एक और है क्रम निर्धारण
मापनी या विधि, कुछ भी बोलिए आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट तो हम कर लेते हैं कि ये विधियाँ किसने दी हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली विधि एक तो होता है विलियम वुडवर्थ, यहाँ टिक नहीं करना है। प्रश्नावली विधि हमें दी थी RS वुडवर्थ ने, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रश्नावली विधि के दाता कौन है, किसने दी है? RS वुडवर्थ ने। निर्धारण विधि हमें किसने दी है? समाज मिति, ये दी है हमें फ्रांसीसी गाल्टन ने, फ्रांसीसी गाल्टन, ठीक है। समाज मिति यानी कि सोशियोमेट्री विधि हमें दी है JL मैरिनो ने, JL मैरिनो ने, ठीक है। और क्रम निर्धारण मापनी हमें दी है लुईस थ्रस्टन ने, लुईस थ्रस्टन, ठीक है। या फिर आप इसका आर हटा के यहाँ लिख लीजिए थ्रस्टन, ठीक है, कैसे भी लिखिए। तो सबसे पहले आप परिवर्तक कीजिए कि प्रश्नावली विधि किसने दी है? RS वुडवर्थ ने। निर्धारण मापनी किसने दी है? फ्रांस के थे गाल्टन, उन्होंने। ज्यामिति यानी कि सोशियोमेट्री किसने दी है? JL मैरिनो ने। और क्रम निर्धारण मापने दी है हमें लुईस थ्रस्टन ने, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, अब आप सिर्फ सुन लीजिए कि इस कौन सी विधि में क्या बताया गया था। तो देखिए, प्रश्नावली विधि को हम लिखित विधि भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये 4 से 5 लोग या उससे ज़्यादा लोगों की भी ली जा सकती है, यानी कि उससे ज़्यादा लोगों का भी मापन इसमें किया जा सकता है। तो प्रश्नावली विधि को हम लिखित विधि भी बोल सकते हैं, लिखित विधि। इस विधि में सिंपल सा समझिए, कुछ नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, उन क्वेश्चंस को सामने वाले पर्सनैलिटी को हम दे देते हैं और उसको उसके आंसर करने होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं। जैसे 4 से 5 लोगों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है साक्षात्कार के रूप में वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, हो सकता है वो लिखित विधि से यानी कि प्रश्नावली विधि से भी आपका इंटरव्यू ले रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है निर्धारण मापनी, जो कि फ्रांसीसी गाल्टन ने दी थी। निर्धारण मापनी में क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और एक वाक्य लिख दिया जाता है, उसके ऊपर आपको टिक करना होता है। जैसे क्या आपको चाय पसंद है, कोई ऐसा वाक्य दे दिया, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन दे दिए सहमत हैं, असहमत हैं, असहमत हैं, या फिर तटस्थ हैं, ठीक है। या फिर कोई और एग्जाम्पल दे दिया, इस सरकार से आप खुश हैं, पूछ लिया सहमत है, असहमत है, तटस्थ है। और जो भी आप आंसर टिक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कोड रख लिया कि अगर कोई वाक्य के हिसाब से, ठीक है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, आप इस चीज़ से सहमत हैं, असहमत है, तटस्थ हैं, ठीक है। तो वो जैसे पॉइंट रख देते हैं, इसका 1 रख दिया, इसका 2 या 3, मतलब जैसे भी उनका मन करता है उसके हिसाब से फिर वो आपका के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। आपको आंसर इस तरीके से देना होता है और वाक्य भी वही देते हैं आपको, ठीक है। ज्यामिति यानी कि सोशियोमेट्री, जो कि JL मैरिनो ने दी थी, इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनैलिटी के बारे में यानी व्यक्तित्व के बारे में समाज के लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, समाज के लोगों से पूछा जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो वो बोल देता है अच्छा है, दूसरे से पूछा उसने भी अच्छा कह दिया, एक उसको बेकार बता देता है, एक कहता है ठीक है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट जैसा मिलता है हमें, ज़्यादा लोग अगर उसे अच्छा बोल रहे हैं तो हम उस पर्सनैलिटी को एक अच्छे रूप में देखते हैं, ठीक है। तो समाज मिति में बेसिकली है क्या कि समाज के लोगों से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है और उसी आधार पर उस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। अब है हमारा क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी लुईस थ्रस्टन ने दी थी। इसके अंदर क्या था, देखिए क्रम नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने कहा था कि गुणों और अवगुणों को अलग अलग श्रेणी में रखो, ठीक है। इस विधि में गुणों और अवगुणों की अलग अलग श्रेणी बनाई जाती है। जो आपका सबसे अच्छा गुण यानी कि जैसे मान लीजिए कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, जो भी आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं उनको ऊपर रखा जाता है, और जो सबसे खराब कह लीजिए,
ठीक है। जो आपके अवगुण हैं उनको भी, सबसे बड़े अवगुण को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस तरह से कर्म में आपके गुणों और अवगुणों को रखा जाता है, इसलिए इस विधि का नाम है कर्म निर्धारण मापनी, और इसी आधार पे आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ। इसमें याद करने के लिए मुझे सिर्फ लगता है कि सिर्फ प्रवर्तक हैं कि किसने दिए, बाकी एक बार सुन लिया बहुत है, इतना इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो कर्म निर्धारण से भी पता चल रहा है कि गुण अवगुण इसमें कर्म में रखे जाते हैं। समाज में थी, समाज के नाम से ही पता चल रहा है। सोशियोमेट्री आया, यानी कि यहाँ पे समाज के लोगों से पूछा जाता है। निर्धारण मापनी में आपको निर्धारित करना होता है, एक तरह से इस तरीके से समझ लीजिए कि निर्धारित करना होता है। एक वाक्य दिया जाता है, उस पर आपकी सोच कि आप क्या सोचते हैं वो टिक करना होता है, और उसी के आधार पे आपके पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। और प्रश्नावली विधि से तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी प्रक्षेपी विधियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रक्षेपी विधियाँ। स्टार लगा लीजिए। अब प्रक्षेपी विधियाँ भी बहुत हैं, पर जहाँ से क्वेश्चन बनता है हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले है, मैं नाम ही लिख देती हूँ पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रक्षेपी विधियों के। फर्स्ट है इंक बोल्ट टेस्ट, इंक बोल्ट टेस्ट। ठीक है, सेकंड है थीमेटिक एप्रिसिएशन, थीमेटिक टेस्ट। ठीक है, थर्ड है हमारा चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसिएशन। और फोर्थ है सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। उसके बाद वर्ल्ड एसोसिएशन, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक बोल्ट टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण। ये को शाही धब्बा परीक्षण दिया था हरमन रोशा ने, हरमन रोशा ने। ठीक है, थोड़े से शब्दों में समझिए। शाही धब्बा परीक्षण के अंदर क्या था, इसके अंदर 10 कार्ड थे। ठीक है, उनमें से 5 कार्ड थे ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, 2 कार्ड थे ब्लैक वाइट एंड रेड, ब्लैक वाइट एंड रेड, और 3 कार्ड थे मल्टी कलर्ड, मल्टी कलर्ड। ठीक है, मेन बात इसमें यही याद करनी है आपको कि हरमन रोशा ने जो शाही धब्बा परीक्षण किया था, इसमें क्या था, 10 कार्ड लिए थे जिसके ऊपर शाही के धब्बे बने हुए होते थे, और वो दिए जाते थे किसी भी व्यक्ति को, और उससे पूछा जाता था कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ। वो जो अलग अलग चीज़ें जो उसे दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में वो कोई आकृति नहीं होती, वो सिर्फ शाही के धब्बे होते हैं। बट हमारी जो मेंटल स्टेज है, जो हमारा अचेतन मन है, वो उस चित्र को देखकर क्या समझ रहा है, उसी आधार पर ये व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता था। तो इंक बोल्ट टेस्ट किसने दिया था, हरमन रोशा ने। कितने कार्ड यूज़ किए थे इसमें, 10 कार्ड यूज़ किए थे। 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट थे, 2 कार्ड ब्लैक वाइट एंड रेड थे, 3 जो कार्ड थे वो मल्टी कलर्ड थे। ठीक है, हो गया, इम्पोर्टेंट है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टेस्ट, जो कि है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध तकनीक। ठीक है, या आप इसको आत्मबोधन तकनीक भी बोल सकते हो, और इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है TAT, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था,
मॉर्गन और मुर्रे मॉर्गन और मुर्रे ने। यहाँ पे टोटल कार्ड कितने लिए थे इन्होंने? टोटल कार्डों की संख्या यहाँ पर 30 थी, जिसमें से 10 कार्ड तो लेडीज़ के लिए बनाए गए थे, ठीक है, स्त्रियों के मापन के लिए, 10 मेल के लिए, और जो 10 कार्ड थे वो ऐसे थे जो इन दोनों के मापन में यूज़ किए जाते थे, ठीक है। और ये सभी कार्ड कलर्स थे, सिर्फ एक कार्ड जो था वो कलरलेस था, ठीक है, सफ़ेद था, यानी कि बाकी सभी कार्ड मल्टी कलर्ड थे, सिर्फ एक कार्ड इसमें सफ़ेद लिया गया था। और TAT यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था, ये ध्यान रखना है आपको, मॉर्गन और मुर्रे ने, ठीक है। तो कुछ नहीं है इन टेस्टों के अंदर, मेन तो आपको यही याद रखना है कि कितने कार्ड्स लिए गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट की। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि CAT यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण, और सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि बड़ों के लिए जो टेस्ट लिया गया था CAT, दोनों को साथ में ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो इनके प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर लियोपोल्ड बेलक, ठीक है। किसने दिया था ये? डॉक्टर लियोपोल्ड बेलक ने। इन्होंने अलग अलग टेस्ट बनाया था, बच्चों के लिए अलग और सीनियर्स के लिए अलग। जो CAT टेस्ट है यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये 3 से 10 साल के बच्चों के लिए है, और ये 50 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों के लिए था, ठीक है। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर 10 कार्ड यूज़ किए गए हैं, और सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर टोटल 16 कार्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। चाइल्ड एप्रिसिएशन में जो 10 कार्ड यूज़ किए गए हैं, होता क्या है कि बच्चे को पहले आराम से, मतलब खेल के माध्यम से ये टेस्ट था, बच्चों को विश्वास में ले लिया जाता है, फिर उसको 10 के 10 कार्ड एक एक करके दिखाए जाते हैं, और फिर उससे कहानी की रचना करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से था ये चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, और ऐसा ही था सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट जिसमें 16 कार्ड यूज़ हुए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। शब्द सहचर्य परीक्षण। शब्द सहचर्य परीक्षण किसने दिया था? ये सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने हमें दिया था शब्द सहचर्य परीक्षण, पर ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर इनके जो शिष्य थे, जुंग या फिर युंग, कुछ भी बोलो आप, इंग्लिश में जुंग ही मिलता है, जुंग ने इसको अच्छे से डिफाइन किया था। जुंग ने क्या कहा था, मतलब शब्द सहचर्य परीक्षण दिए तो सिगमंड फ्राइड ने भी शब्द थे, पर इनको परीक्षण की विधि अच्छे से नहीं दे पाए थे ये, इसलिए हम प्रवर्तक मानते हैं। पर परीक्षण किया था जुंग ने। ये क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई शब्द बोलते हैं और उसको एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपको इस शब्द से रिलेटेड कुछ भी बोलना है जो भी आपके दिमाग में आता है, और वहीं पर उसके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए चोरी, ठीक है, तो अगर कोई चोर होगा तो एकदम से उसको बोल दिया जाता है कि मैं जो भी वर्ड बोलूँगा उससे 1 मिनट के अंदर तुझे उसका आंसर देना होता है, ठीक है। आपने सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, ये गेम खेलते हैं, ठीक है, लाइक तो फटाफट से वो आंसर देता है आई लाइक यू। तो अगर उसके दिमाग में ये बात चल रही है तो उसके मन से फटाफट से निकलता है आई लाइक यू। ऐसे ही जुंग ने किया कि शब्द दिए, ये जुंग की ही मापन विधि थी। जुंग ने शब्द दिया है और एक फिक्स टाइम में आपको उसका जवाब देना होता है। जैसे माँ, तो सबसे पहले निकलता है मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती। मतलब एक फ़िक्स टाइम में आपको उन शब्दों के ऊपर प्रतिक्रिया देनी होती थी, जहाँ से जिसके हिसाब से, यहाँ पे लिख लीजिए, शब्द दिए जाते थे, शब्द दिए जाते हैं इस विधि में, और एक फ़िक्स टाइम में, समझने के लिए लिख लीजिए, फ़िक्स टाइम में आपको
जवाब देना होता है या प्रतिक्रिया करनी होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपके माइंड में जो भी चल रहा है जल्दी जल्दी आपके दिमाग में वही बात आती है, आपके मुँह से वही बात निकल जाती है, ठीक है। तो ये थी अचेतन मन के अध्ययन की कुछ विधियाँ। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे वाक्य पूर्ति परीक्षण, पर जो इम्पोर्टेंट था हम वो कर चुके हैं। ज़्यादा में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये बहुत है, मुझे लगता है ये बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तित्व के मापन की विधियां हमें 3 बताई गई हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि। आत्मनिष्ठ के अंदर हम एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, वस्तुनिष्ठ के अंदर हम 4 से 5 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, और प्रक्षेपी विधियों में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। प्रक्षेपी विधियाँ जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ लिखी हुई है, इंक बोल्ट टेस्ट, शाही धब्बा, या फिर आपने सुना होगा रोशा का शाही धब्बा, तो ये किसने दिया था? हर्बन रोशा ने। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि TAT, ये किसने दिया था? मॉर्गन और मुर्रे ने, ठीक है। CAT और SAT, चाइल्ड एप्रिसिएशन और सीनियर एप्रिसिएशन, ये किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधियों में पर्सनावली विधि किसने दी थी? RS वुडवर्थ ने। सोशियोमेट्री किसने दी थी? JL मैरिनो ने। निर्धारण मापने किसने दी थी? गोल्टन ने। और क्रम निर्धारण, दोनों अलग अलग हैं, क्रम निर्धारण किसने दी थी? लुइस थ्रस्टन ने, ठीक है। और आत्मनिष्ठ विधियां तो आपको नाम से ही सब पता चल जाएगा कि इनके अंदर क्या है। और एक चीज़ और, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों को हम आत्मनिष्ठ विधि बोल सकते हैं जब हम सिर्फ एक व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये विधियाँ आत्मनिष्ठ विधियों की तरह यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।